हेलो स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने जर्मन यूनिफिकेशन तक देखा था। आज हम इटालियन यूनिफिकेशन देखेंगे। इटालियन यूनिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन यूनिफिकेशन जैसा। तो जर्मनी जैसा इटली भी ना बहुत फ्रैगमेंटेड था। जैसे हमने देखा जर्मनी बहुत हिस्सों में बटा हुआ था, इटली भी बहुत हिस्सों में बटा हुआ था। तो इसी सिचुएशन में अगर हम देखें, इटली में सबसे ज़्यादा कंट्रोल जिस डायनेस्टी का था वो था हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हैब्सबर्ग एम्पायर को छोड़ के और भी बहुत डायनेस्टीज थे, मगर हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल ज़्यादा था, है ना। अब इटली को अराउंड मिड 19th सेंचुरी 7 स्टेट्स में तोड़ा गया था, ठीक है, फ्रैगमेंट किया गया था। इनमें से सिर्फ एक स्टेट को रूल करते थे एक इटालियन किंग या फिर एक इटालियन पावर बोल सकते हो, ठीक है। और वो स्टेट था सर्डिनिया पिएडमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्दिनिया पिएडमेंट, ठीक है। अब सर्दिनिया पिएडमेंट जो इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था, इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ऑफ इटाली देखें, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। सेंटर कंट्रोल में था पोप का, मतलब जो हमारे क्रिश्चियनिटी के टॉप रिलीजियस हेड होते हैं पोप, उनके वो कंट्रोल करते थे सेंटर को। और सेंटर और नॉर्थ के बाद अगर हम देखें सदर्न रीजियंस में, वहाँ पे डोमिनेशन था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का, ठीक है। इवन जो इटालियन लैंग्वेज था ना, वो भी हर जगह पे एक तरीके से नहीं चलता था। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रीजियनल वेरिएशंस थे। तो अगर तुम लोग इटली को इमेजिन करोगे, ऐसे कुछ इटली का स्ट्रक्चर अराउंड ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है। तो यहाँ में ऊपर का नॉर्थ का पार्ट जो था वो हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के कंट्रोल में था, है ना, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के कंट्रोल में था। सेंटर का जो पार्ट है ये पोप के कंट्रोल में था। और सदर्न रीजियन जो था वो किसके कंट्रोल में था? बर्बन किंग्स के कंट्रोल में, स्पेन्स बर्बन डायनेस्टी। ठीक है। अब धीरे 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 ये नीड इटाली में भी फील हुआ कि इटाली को यूनिफाई करना है, जैसे बाकी देश जैसे जर्मनी भी हो रहा था। अब 1830s के अराउंड एक इंसान थे जिनका नाम था गुसेप माज़िनी, ठीक है, गुसेप माज़िनी। रुको थोड़ा ये मिटा दूँ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा लिखने का। एक मिनट। हाँ, गुसेप माज़िनी, इनका पूरा नाम था गुसेप माज़िनी। रुको क्या हुआ? गुसेप माज़िनी। हाँ, इन्होंने पहले जो प्रोग्राम बनाया कि एक प्लान बनाया कि कैसे इटली को यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था जिसका नाम था यंग इटली, ठीक है। अब यहाँ पे उनका मेन जो गोल था वो था इटली को यूनिफाई करना, मगर उनके द्वारा अरेंज किए गए जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स थे 1831 और 1848 में, दोनों फेल हो गए थे, ठीक है। तो इसके बाद सर्डिनिया पिएडमेंट जो था ना, उसके ऊपर ही लास्ट होप था। अगर सर्डिनिया पिएडमेंट कुछ कर पाए एज अ उसके जो प्रिंस थे, उनके जो किंग्स थे, अगर वो पावर कुछ कर पाए इन ऑर्डर टू यूनिफाई इटाली, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसी टाइम पे सर्डिनिया पिएडमेंट के जो रूलर थे ना, किंग विक्टर इमैनुअल टू,
किंग विक्टर इमैनुअल टू, इन्होंने फिर वो जिम्मेदारी उठाया कि इटली को यूनिफाई करना है। और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाया, उनका मेन ये था कि रूलिंग एलिट्स जो है ना इन रीजन में, उनको ये समझाया गया कि अगर हम एक इटालियन यूनिफाइड नेशन बना पाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और पॉलिटिकली भी हम स्ट्रांग बन पाएंगे। तो जब मतलब अच्छे कामों से नहीं हो रहा था, तब उनको समझ में आया कि कुछ वार्स भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ डिप्लोमेसी भी इम्पॉर्टेंट है। तब जाके उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, किंग ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उनके जो चीफ मिनिस्टर थे कैवर उनको, ठीक है। कैवर चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, विक्टर इमैनुअल टू का चीफ मिनिस्टर थे कैवर को। अब चीफ मिनिस्टर कैवर जो थे, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया टू यूनिफाई द रीजियंस ऑफ इटाली, ठीक है। अब ये एक इटालियन एलीट थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ, ठीक है। अब फ्रांस को जब सपोर्ट मिला, फ्रांस का जब सपोर्ट जब इटाली को मिला, इटाली को नहीं, सर्डिनिया पिएडमेंट को मिला, उस टाइम में सर्डिनिया पिएडमेंट को मिला, तो सर्डिनिया पिएडमेंट ने फ्रांस का सपोर्ट लेते हुए ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया 1859 में। सो ऑस्ट्रिया was defeated in 1859, ठीक है। उसके बाद बहुत उसके साथ साथ मतलब ये जो फॉर्मल आर्मी जो था सार्डिनिया पिएडमेंट का लेड बाय कैवर, उस और फ्रेंच आर्मी भी उसके साथ ज्वाइन हुए थे उनको सपोर्ट देने के लिए। उसको छोड़ कर के ना एक बहुत बड़ा आर्म्ड वॉलंटियर का ग्रुप था, ठीक है, जिसके लीडर थे गुसेप गारिबाल्दी, ठीक है। इनका भी नाम है गुसेप गारिबाल्दी, पूरा नाम है गुसेप गारिबाल्दी। तो इनके लीडर थे गुसेप गारिबाल्दी। तो 1860 में ये गुसेप गारिबाल्दी और उनका जो पूरा फोर्स है, और इधर जो पूरा फॉर्मल फोर्स है लेड बाय कैवर एंड द फ्रेंच आर्मी, ये सब लोग एक साथ उन लोगों ने साउथ इटली में मार्च किया, साउथ इटली में घुसे, और जो किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज थे उसको हराया और जीत गए। वहाँ के लोकल पेजेंट्स का सपोर्ट जीत गए, और वहाँ के जैसे वहाँ में जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। सो फाइनली 1860 में जब किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, तो किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज ये कॉन्कर कब किया गया? 1860 में। जब ये कॉन्कर हुआ, जब यहाँ से स्पेनिश रूलर्स को हटाया गया, मतलब इस रीजन से जब स्पेनिश रूलर्स को हटाया गया, तब जाके एक यूनिफाइड इटली बना। क्योंकि इधर से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटा दिया गया, इधर से स्पेनिश के जो बर्बन किंग्स थे उनको हटा दिया गया, और पोप को तो माना ही जाता था एज ए रिलीजियस हेड। तो पोप को कोई किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि पोप वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इटालियन नेशन। अभी भी इटली के इटली में जो रोम शहर है वहीं पे तो पोप अभी भी रहते हैं, है ना। तो इसके बाद 1861 में फाइनली विक्टर इमैनुअल टू को किंग प्रोक्लेम किया गया ऑफ यूनिफाइड इटली। मगर तभी भी प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम क्या था? देखो, क्राउन 1861 ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या था? ताकि जो पेजेंट पॉपुलेशन था ना, वो बहुत इलिटरेट था, और उनको पता ही नहीं चलता था कि ये क्या नेशनलिज्म है, क्या लिबरलिज्म है, क्या इटली यूनिफाई हो गया है। क्योंकि समझो, ये जो मेन वार्स जो होते थे ना, ये मेन शहरों में होते थे, मगर गाँव में इधर दूर दूर तक जो लोग गाँव में जो पेजेंट्स वगैरह इधर साइड में रहते हैं, इनको पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर भी नहीं होते थे, मीडिया भी नहीं होता था, टीवी भी नहीं होता था, तो लोगों को पता चलेगा कैसे? तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे गांव में जो पेजेंट्स थे उनको पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जा रहा है ना। तो ये पूरा अनअवेयर थे पूरे चीज़ के लेके। इनफैक्ट जो गारिबल्दी को जिन लोगों ने
सपोर्ट किया था, गुसेप गारिबाल्दी को जो पेजेंट्स लोगों ने सपोर्ट किया था टू फाइट, उनको पता भी नहीं था कि इटालिया का मतलब क्या है। ठीक है, इटालिया मतलब उस टाइम पे इटली को इटालियन लैंग्वेज में इटालिया बोला जाता है। इटली तो हम बोलते हैं, मगर उनके लैंग्वेज में इटालिया बोला जाता है। जैसे इंडिया को सारा दुनिया इंडिया बोलता है, मगर हम अपने हिंदी लैंग्वेज में भारत बोलते हैं, तो वो इटालिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड था ला टालिया, इटालिया को ला टालिया भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इटाली का एक और नाम इटालिया भी है और एक और नाम ला टालिया भी है। ला टालिया लिख देता हूँ, रुको, ला टालिया। तो ये जो ला टालिया का मतलब भी इटालियन नेशन ही होता है, मगर वहाँ के जो पेजेंट्स हैं ना, उनको लगता था ला टालिया मतलब विक्टर इमैनुअल्स टू जो किंग थे वहाँ का, उनके वाइफ का नाम है ला टालिया। मतलब समझ रहे हो, मतलब उनको पता भी नहीं था कि इटाली है क्या, तो इतना अनअवेयर थे वो लोग। इसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ था कि पेजेंट पॉपुलेशन को ये समझाना कि अभी वो इटली के अंदर है, इटली एक देश है, ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी उस टाइम पे हम देख पाए थे, है ना। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा इसको रिकैप करें अच्छे से याद रखने के लिए, तो हम क्या समझ सकते हैं, एक मिनट। हाँ, तो पहला तो हम ये समझने वाले हैं कि इधर हमारा जो पूरा इटली था, अगर इटली को हम ऐसे एक रफ डायग्राम बना ले, तो यहाँ पे थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, यहाँ पे पोप, और यहाँ पे थे हमारे बर्बन किंग्स, है ना। तो जब शुरू हुआ सर्डिनिया पिएडमंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल टू, उन्होंने मेन इनिशिएटिव लिया टू यूनिफाई इटली। उनके अंदर उनके जो चीफ मिनिस्टर थे कैवर, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, पहले माजिनी ने किया था, मैंने सक्सेसफुल नहीं हुआ था माजिनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था या फिर जो इनिशिएटिव था, कैवर का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। और कैवर ने बहुत अच्छे से प्लान किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांस के लोगों के साथ भी हाथ जुटाया, उनके साथ भी एक अलायंस किया। उनका जो मदद था वो कैवर को मिला टू यूनिफाई इटाली। उसके साथ साथ गुसेप गारिबाल्दी का भी मदद मिला, और इन दोनों के मदद से पहले ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हराया गया, फिर इधर पे स्पेनिश जो रूलर्स थे बर्बन किंग्स, उनको हराया गया। उनको हराने के बाद फाइनली विक्टर इमैनुअल टू को किंग बताया गया यूनिफाइड इटाली का इन 1861। मगर प्रॉब्लम क्या था कि इलिटरेसी था, तो पेजेंट पॉपुलेशन को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इटालियन यूनिफिकेशन में। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इटालियन यूनिफिकेशन, कुछ चीज़ें हमेशा हमें लिखना है। एक तो लिखना है कैसे डिवाइड था वो लिखना है, फिर माजिनी का लिखना है, फिर विक्टर इमैनुअल टू ने शुरू किया था, अंडर कैवर हुआ था, कैवर ने फ्रेंच के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस किया था, गारिबाल्दी का सपोर्ट मिला था। दो मेन जो इम्पोर्टेंट वार मैंने पढ़ाया, एक ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के खिलाफ और एक द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में, वो दो वार के बारे में लिखना है। फिर 1861 में उनको क्राउन किया गया, ये लिखना है। और ये लिखना है कि पेजेंट पॉपुलेशन को पता नहीं थी, इलिटरेसी एक प्रॉब्लम था। ये पॉइंट अगर लिख दो तो पूरा 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिटेन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिटिश यूनिफिकेशन, वो और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू सून।